नमस्कार साथियों, अर्जुन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं पवन सिंह। आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ, है ना, वो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 का। देखिए कि हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा सेकेंड लेक्चर है। हमारा जो पहला लेक्चर हमने कराया था, वो कराया था द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के बारे में। उसको मैंने 26 मिनट में पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया, जो कि राजस्थान जो एपीओ है, उसमें जो पूछा जाएगा, जितने भी सेक्शंस उन्होंने कैटेगराइज कर रखे थे, वो मैंने उसमें आपको बता दिया है। मैंने ये भी बता दिया है कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस आने की संभावना है। इसमें भी हम कुछ उसी तरीके से, थोड़ा सा और बेटर तरीके से करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, सिलेबस हमारा डिफाइंड है। आयोग है, उसने सिलेबस को डिफाइन कर रखा है, पूरी तरीके से कैटेगराइज कर रखा है कि किस पोर्शन से कितना पार्ट, कितने नंबर्स का जो है पूछा जा सकता है, कौन सा पोर्शन पूछा जा सकता है। इवन ये भी डिसाइड कर रखा है कि कौन सा सेक्शन पूछा जाएगा और कौन सा नहीं पूछा जाएगा। प्री और मेंस का सिलेबस अलग अलग है राजस्थान एपीओ का। ठीक है, मैं अर्जुन अकेडमी से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम पवन है। ठीक है, अर्जुन अकेडमी। ठीक है, और मैं इसमें जो हूँ, आपको सारा का सारा जितने भी लोकल लॉज हैं, इसके जो माइनर एक्ट हैं, वो सारे राजस्थान एपीओ के मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा। प्लस जो मेजर एक्ट हैं, जैसे कि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस है, ये भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको यूट्यूब के माध्यम से जो भी रेलिवेंट प्रोविजंस हैं एज पर द राजस्थान एपीओ सिलेबस, ठीक है, वो मैं आपको उतना करा दूंगा। ठीक है, इसके अलावा भी हमारे जो टेस्ट सीरीज वगैरह चल रही हैं, उसके लिए आप मुझे जो है, मेरा नाम पवन सिंह है। ठीक है, और आप, ये मेरा नंबर है 84390133। और भी बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, उनके लिए आप मुझे जो है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 8439013376। चलिए अब बात कर लेते हैं द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। सबसे पहला तो क्वेश्चन इसमें यही है कि एक्ट नंबर क्या होता है, क्योंकि देखिए सिलेबस बहुत डिफाइंड है, सेक्शंस भी उन्होंने डिफाइन कर रखे हैं सिलेबस में। तो क्वेश्चंस डीपली पूछने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चंस प्लस डीपली, हम कुछ भी ऐसा अपनी नज़र में नहीं छोड़ेंगे कि जो कि एग्जाम में आ सके, या जो कि एग्जामिनर की के लिए वो क्वेश्चन, मतलब वो उस तरीके का क्वेश्चन बनाते हों। ठीक है, हम कुछ भी मतलब इस तरीके का नहीं छोड़ेंगे, हम सारा का सारा कवर करेंगे, क्योंकि जितना सिलेबस उन्होंने डिफाइन कर रखा है, वो बहुत कम सिलेबस है अगर देखा जाए। ठीक है, तो इस वजह से जो मेरिट है, वो बढ़ने की संभावना इसकी ज़्यादा हो जाती है। तो जो भी डिसाइड कर रखा है, हम देखेंगे कि कितने तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, और जैसे कि हमने मान के चलो, ये ऑब्जेक्ट हम करेंगे इसमें। ऑब्जेक्ट अगर पूछ लिया, तो ऑब्जेक्ट में हमें क्या क्या देखना है, हमें कौन से वर्ड को रिमेम्बर रखना है। ठीक है, या हमें सारा ही ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा, वो चर्चा करते हैं हम। पहले हम ये देख लेते हैं कि जो इसकी इनेक्टमेंट डेट है, जो इनेक्टमेंट डेट है, वो है 11 सितंबर 1989। ठीक है, इनेक्टमेंट डेट है 11 सितंबर 1989। इन्फोर्समेंट डेट भी आप लिख लो यहीं पे। एनफोर्समेंट जो डेट है, वो है 30 जैन 1990। 30 जैन 1990 इसकी जो है इन्फोर्समेंट डेट है। ठीक है, इनेक्टमेंट डेट है 11 सितंबर 1989, और इन्फोर्समेंट डेट है इसकी 30 जैन 1990। ठीक है, एक साल का लगभग जो है, ऑलमोस्ट 6 महीने का अंतर बैठ जाता है। 6 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग 3-4 महीने का अंतर जो है बैठता है। ठीक है, ये आपको देखना है इसमें। प्लस इसमें जो, अगर मैं टोटल सेक्शंस की बात करूं, जो टोटल सेक्शंस हैं
ये टोटल सेक्शन है 23। बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि एट्रोसिटीज जो एक्ट है ये आपका SC/ST एक्ट है, इसमें टोटल सेक्शंस कितने हैं, तो टोटल सेक्शंस है 23। एक्ट नंबर हमने 33 देख ही लिया था। यहाँ से इस तरीके के जो है आपको शुरू में इस तरीके की इतनी क्वेश्चन, इससे ज्यादा यहाँ से क्वेश्चंस मुझे लगता नहीं कि और कुछ यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट की। जो SC/ST एक्ट है यानी कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स जो एक्ट है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, तो इन्होंने यहाँ पे कुछ 3 से 4 लाइंस में डिस्क्राइब कर रखा है कि ऑब्जेक्ट क्या है SC/ST का, ठीक है। तो सबसे पहले की अगर मैं बात करूं इसका, an act to prevent the commission of offences of atrocities against the members of SC schedule caste and schedule tribes। सबसे पहले क्या करें, प्रिवेंट कर रहे हैं, मतलब इस तरीके के जो अत्याचार वगैरह हैं, जो ऑफेंसेस हैं जो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल जो ट्राइब्स है उसके अगेंस्ट में ना हो। तो सबसे पहला जो है वो प्रिवेंट है, ठीक है, एक वर्ड है प्रिवेंट। आप इस वर्ड को याद रखो कि प्रिवेंट करना इस तरीके के ऑफेंसेस से कि जो कि अगेंस्ट में ऐसे ऑफेंसेस हैं, जो एट्रोसिटीज, ऐसे जो अत्याचार है जो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के अगेंस्ट में हो रहे हैं, उनसे प्रिवेंट करना पहला। सेकंड क्या है इसमें, टू प्रोवाइड फॉर स्पेशल कोर्ट्स। क्या है इसमें, प्रोवाइड, ये जो वर्ड है ना प्रोवाइड, इसको आप यहां लिख लो, है ना। अब क्या प्रोवाइड कर रहे हो आप, स्पेशल कोर्ट्स एंड द एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स फॉर द ट्रायल ऑफ सच ऑफेंसेस। यानी कि जो सबसे पहले आप जिनसे प्रिवेंट कर रहे थे और वो आपसे प्रिवेंट नहीं हुआ, ठीक है, और इस तरीके के क्राइम हो गए, और होने के बाद में क्या है कि फिर उनके लिए आपने क्या व्यवस्था की है, क्या प्रोवाइड क्या किया, तो आपने क्या प्रोवाइड किया है कि स्पेशल कोर्ट से एक तो आपने प्रोवाइड किए हैं, दूसरा जो है आपने एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स भी बना रखे हैं कि इस तरीके के जो ऑफेंसेस है उनका ट्रायल जो है हो सके, इस तरीके के ऑफेंसेस का ट्रायल हो सके। सेकेंड इसका जो है ये बनता है कि प्रोवाइड करना, पहला प्रिवेंट करना इस तरीके के अपराधों से, दूसरा फिर जो स्पेशल कोर्ट्स है, जो फास्ट ट्रैक वगैरह कोर्ट्स होते हैं, उनको प्रोवाइड कराना, ठीक है, ये भी आपने प्रोवाइड करा दिया। थर्ड वन, थर्ड ये कह रहा है कि एंड फॉर द रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन, relief or rehabilitation of the victims of such offences and for the matter connected therewith और incidental thereto। यानी कि थर्ड जो इसमें बन रहा है ऑब्जेक्ट, जो थर्ड ऑब्जेक्ट है इसका, वो ऑब्जेक्ट है कि रिलीफ दिलाना, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन। देखिए आपने क्या किया, प्रिवेंट किया, बट आपसे प्रिवेंट हुआ नहीं, यानी कि इस एक्ट की अगर हम बात करें, सबसे पहले प्रिवेंशन की बात कर रहा है कि भाई पहली बात तो अपराध हो ही ना इस तरीके का, अगर हो जाता है तो उसके लिए त्वरित न्याय मिलने की आवश्यकता है, यानी कि स्पेशल कोर्ट्स, एक्सक्लूसिव कोर्ट बना दिए गए ताकि जल्दी से मैटर को सुलटाया जा सके। दूसरा, चलिए ठीक है साहब आपने ऐसा तो कर दिया, बट विक्टिम के लिए क्या है, तो विक्टिम के लिए रिलीफ जो है या रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था भी बताई गई है कि ऐसे अगर ऑफेंस होते हैं तो जो विक्टिम होते हैं उस ऑफेंस में, ठीक है, तो उनके लिए क्या करना है, आपको रिलीफ दिलाना या रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था जो है उनके लिए होनी चाहिए। तो जो SC/ST एक्ट है, जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स जो एक्ट है, उसकी उसका जो पर्पज है, पर्पज सीधे से है कि जो इस तरीके के ऑफेंसेस हैं जो कि शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स के मेंबर्स के साथ में हो रहे हैं, वो ना हो, पहला। दूसरा, उनको त्वरित न्याय मिल सके। तीसरा जो है, उनको रिलीफ या रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था हो सके। ये मेरे ख्याल में ये ऑब्जेक्ट से ये आपका वन लाइनिंग जैसे कि इस तरीके के असर्शन या रीजनिंग में ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये आपको तीनों पॉइंट याद करने हैं, प्रिवेंट, प्रोवाइड एंड रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि चैप्टर 1 में क्या है ना। चैप्टर 1 में जो दिया हुआ ये दिया है प्रिलिमिनरी, यानी कि प्रारंभिक की बात कर रहा है। सेक्शन 1 जो बात कर रहा है, ये बात कर रहा है शॉर्ट टाइटल की बात कर रहा है, एक्सटेंट की बात कर रहा है एंड कमेंसमेंट की बात कर रहा है। सेक्शन 1 जो बात कर रहा है
वो बात कर रहा है शो टाइटल, एक्सटेंड एंड कमिटमेंट। ठीक है, इसमें ये कहा गया है क्लोज 1 में कि इस एक्ट को हम बोलेंगे शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, अत्याचारों से रोकथाम, एंड एक्ट 1989। ठीक है, ये बता दिया गया कि भाई इस एक्ट का ये नाम है, क्लोज 1 में ये बता दिया गया है। क्लोज 2 ये कह रहा है कि इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, इंडिया का कोई पार्ट हो, नाउ आफ्टर 31st, ठीक है, 31st के बाद में 2019, 31st अक्टूबर 2019 के बाद में, ठीक है, 2019, 31 अक्टूबर 2019 के बाद में क्या है, जम्मू कश्मीर पे भी लागू हो रहा है, जम्मू कश्मीर पे भी लागू हो रहा है ये। ठीक है, तो होल ऑफ इंडिया पे भी ये अप्लाई होता है। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट। यानी कि अब अगर मैं इन्फोर्समेंट की बात करूं यहाँ पे, तो ये 30th जो है डेट है, 30 जैन 1990, ये इसकी इन्फोर्समेंट डेट है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के द्वारा यहाँ इसको 30 जैन में, जनवरी में 1990 में इसको इन्फोर्स कर दिया था, यानी कि एक्ट लागू हो गया था। ठीक है, यहां से केवल ये क्वेश्चन बन सकता है कि होल इंडिया पे लागू हो रहा है, इसका जो इन्फोर्समेंट डेट है वो 30 जैन है 1990 है। ठीक है, इनेक्टमेंट डेट हमने 11 सितंबर 1989 देखी ली थी, एक्ट नंबर 33 है। तो ये सारे क्वेश्चंस, और इसमें ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो प्रिवेंट, प्रोवाइड एंड रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन की बात ये ऑब्जेक्ट कर रहा है फ्रॉम द एट्रोसिटीज अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, now we come to the point of section 2। section 2, सेक्शन 2 क्या कह रहा है, सेक्शन 2 डेफिनेशंस की बात कर रहा है। डेफिनेशंस में ये कह रहा है कि सबसे पहली जो इसकी डेफिनेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 2A, 2 ये बात कर रहा है एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का जो मतलब होता है वो ये पर्पज होता है जिसका कि अगर अत्याचार हो रहा है, ठीक है, अत्याचार, एट्रोसिटी मीन्स अत्याचार, हिंदी में अत्याचार इसको हम कहेंगे, अत्याचार। ठीक है, मीन्स एन ऑफेंस पनिशबल अंडर सेक्शन 3, मतलब सेक्शन 3 में इस तरीके के कैटेगराइज कर रखा है ऑफेंसेस को कि उसके अंतर्गत अगर कोई ऐसा ऑफेंस हो रहा है सेक्शन 3 में तो वो एट्रोसिटी है, वो अत्याचार है। जब हम सेक्शन 3 पढ़ेंगे तब उसको देख लेंगे, फिलहाल अभी हम डेफिनेशंस को कवर कर रहे हैं, तो एक बार हम सारी डेफिनेशंस को गो थ्रू कर लेते हैं। ठीक है, नाउ सेक्शन 2B, 2B कोड की बात कर रहा है। कोड का मतलब क्या है, कोड ऑफ सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, ये 1973 की बात कर रहा है। हमने बात की थी 1898 जो है द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में जो सीआरपीसी की बात कर रहा है वो पुराना वाला सीआरपीसी है, बट यहाँ ये 1973 के सीआरपीसी की बात कर रहे हैं कि कोड का मतलब यहाँ पे ये होगा। ठीक है, सॉरी। इसके अलावा जो है इसमें सेक्शन ये 2BB है जो कि डिपेंडेंट की बात कर रहा है। डिपेंडेंट का जो मतलब होता है इसमें, डिपेंडेंट का जो मतलब है इसमें, डिपेंडेंट है आश्रित। अब यहाँ पे जो डेफिनेशन दी गई है 2BB में, ये डिपेंडेंट की डेफिनेशन दी गई है। डिपेंडेंट के मतलब इसमें बताया गया कि डिपेंडेंट के अंतर्गत कौन कौन आता है। सबसे पहले यहाँ पे जो 4 लिखा है यानी कि अमेंडेड है। अमेंड कब हुआ था, तो ये हुआ था 26 जैन 2016 में इसको अमेंड किया गया था, और अमेंड करने के बाद में इंसर्ट कर दिया, अमेंड करना गलत है, इंसर्ट कर दिया BB के अंतर्गत डिपेंडेंट को। ठीक है, डिपेंडेंट के अंतर्गत कौन कौन आता है, जो विक्टिम है उसके अंतर्गत जो डिपेंडेंट है उसका जो डिपेंडेंट है कौन कौन आएगा, एक तो स्पोज आएगा। स्पोज का मतलब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही हैं। ठीक है, चिल्ड्रन आ सकते हैं। डिपेंडेंट में कौन है, हस्बैंड वाइफ है,
हस्बैंड एंड वाइफ, सेकंड बच्चे चिल्ड्रन, थर्ड ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द विक्टिम, ऑफ द विक्टिम, ठीक है, जो कि क्या है, हु आर डिपेंडेंट होली और मेनली ऑन सच विक्टिम फॉर हिज सपोर्ट एंड मेंटेनेंस। यानी कि ये या तो मतलब पूरी तरीके से या मतलब कुछ इस तरीके से कि जो कि उस पे डिपेंड है, जो कि विक्टिम है, उसके सपोर्ट की उन्हें आवश्यकता है। इनको इनके विक्टिम के सपोर्ट के बगैर ये जो है अपना जीवन नहीं चला सकते। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये लोग जो हैं ये डिपेंडेंट कहलाए जाएंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डिपेंडेंट के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो एक तो स्पोज है, स्पोज में हस्बैंड एंड वाइफ, चिल्ड्रन, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द विक्टिम जो है ये डिपेंडेंट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। सेक्शन 2BB अमेंड कब हुआ? 26 जन 2006। नाउ सेक्शन 2BC, सेक्शन 2BC इकोनॉमिक बॉयकॉट की बात कर रहा है सेक्शन 2BC। यानी कि इकोनॉमिक बॉयकॉट का मतलब है एक तरीके से जो है मतलब किसी के साथ में इकोनॉमिकली मॉनेटरी के तौर पे जो है आप उसे जो है उसका जो राइट है उससे आप उसको दूर रख रहे हो। ठीक है। तो इसमें भी आप देखोगे इकोनॉमिकली बाइकआउट में जो इकोनॉमिकली बाइकआउट है इसमें पहला तो ये है कि इसका जो मतलब है रिफ्यूजल टू डील विद वर्क फॉर हायर और टू डू बिजनेस विद द अदर पर्सन। सबसे पहले ये क्या कर रहे हैं, मतलब क्या है, रिफ्यूज कर रहे हैं। रिफ्यूज किसको करने के लिए कर रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं जो हूं इस तरीके से आपके साथ में कारोबार नहीं करूंगा, मैं बिजनेस नहीं करूंगा, ठीक है, मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा। वो क्या कर रहे हैं, रिफ्यूज कर रहे हैं। ठीक है, रिफ्यूजल कर रहे हैं डील विद वर्क के द्वारा। दूसरा जो है इसमें डिनाई। डिनाई वर्ड जो है इसमें जैसे डिनाई अपॉर्चुनिटीज इंक्लूडिंग एक्सेस टू सर्विसेज और कंट्रेक्चुअल अपॉर्चुनिटीज फॉर रेंडरिंग सर्विस फॉर कंसिडरेशन। इसमें आप समझिए जैसे अवसर है, कोई अवसर है, अवसर को देने से मना कर देना इस तरीके से। ठीक है, जिनमें की सेवाएं भी शामिल है, जिनमें की सेवाएं और जो संविदाएं हैं वो भी शामिल हैं। इस तरीके की सेवाओं को देने से आप जो है किसी को मना कर रहे हो तो आप जो है इकोनॉमिक बॉयकॉट कर रहे हो उस व्यक्ति का, आप उस व्यक्ति का इकोनॉमिक बॉयकॉट कर रहे हो। ठीक है। तीसरा जो इसमें है, तीसरा क्लोज ये कह रहा है, तीसरा क्लोज कह रहा है कि टू रिफ्यूज टू डू एनीथिंग ऑन द टर्म्स ऑन विच थिंग्स वुड बी कॉमनली डन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। यानी कि कुल मिलाकर के इसको भी ये रिफ्यूज कर रहे हैं कि जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये कर सकते थे। कहने का मतलब ये है कि ये ऐसी शर्तों को जो है करने से इनकार कर देते हैं कि कोई कारोबार जो कि सामान्य अनुक्रम में कर सकता था, ठीक है, उसके लिए भी ये जो है मना कर देते हैं। फोर्थ जो है इसमें, फोर्थ कह रहा है टू एब्सटेन फ्रॉम प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशंस विद दैट वन वुड मेंटेन विद अदर पर्सन। कुल मिलाकर के प्रवृत्त रह हो जाते हैं, एब्सटेन हो जाते हैं, एब्सटेन, उसको जो है एब्सटेन कर देते हैं ऐसे कारोबार से जिस जो कि कोई अन्य व्यक्ति उसे जो है अन्य व्यक्ति से रखे जाए, मतलब अन्य व्यक्ति उसको जो कर सकता है उसको करने से वो उसे एब्सटेन कर देते हैं। एब्सटेन का मतलब उसको जो है परिवृत्त कर देते हैं, उसे करने नहीं देते हैं। ठीक है। तो ये जो 4 पॉइंट हैं इसमें, रिफ्यूज रिफ्यूज 2 जगह आ गया। आप ये मान के चलो, ठीक है, पहले में रिफ्यूज कर रहे हैं वर्क करने के लिए, बिजनेस वगैरह करने के लिए, दूसरे में जो है अपॉर्चुनिटी वगैरह को रिफ्यूज करने के लिए, जो ऑर्डिनरी बिजनेस है इसमें भी वही बात करें, उसको ये रिफ्यूज कर रहे हैं, ये भी डिनाई कर रहे हैं दूसरे में। एक तरीके से कुल मिलाकर के जो है इसमें मना कर रहे हैं वो, जो कि वो एक्चुअल में काम कर सकता है किसी के साथ, बट उसके साथ में इकोनॉमिक बॉयकॉट की वजह से जो है उसको वो काम नहीं करने दिया जा रहा है, वो उसे मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिल रहा है।
इस वजह से सेक्शन 2BB में इकोनॉमिक बाइकॉट का मतलब यहाँ पे ये बताया गया। ये 4 पॉइंट है, इसमें 3 पॉइंट रख दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा, या 2 पॉइंट रख लिए जाएंगे, 2 कुछ और कह दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा। तो इसको आपको 4 पॉइंट को 2 एक बार आपको रीड आउट कर लेना है, ठीक है। सेक्शन BD 2BD का मतलब है एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट। एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट यानी अनन्य विशेष न्यायालय, अनन्य जो है विशेष न्यायालय, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी था इनका कि भाई हमें इस तरीके की कोर्ट बनाने हैं कि जिसमें कि त्वरित न्याय मिल सके, जिनके अगेंस्ट में जो है ऐसे ऑफेंस होते हैं अगेंस्ट द SC एंड ST, ठीक है। means the exclusive special court established under subsection 1 of section 14 exclusively to try the offenses under this act। इस एक्ट के अंतर्गत जो भी ऐसे ऑफेंसेस होते हैं वो बताए गए। सेक्शन 14 जो है उसको अंतर्गत वो एक्सप्लेन किया गया है कि एक्सक्लूसिव कोर्ट इस्टेब्लिश कौन करेगा, किसका रोल होगा, वो जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। ये इससे इस तरीके का ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। एक तो ये 14(1) में जो है एक्सक्लूसिव कोर्ट, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट का जो है इस्टेब्लिश हो रहा है, ठीक है। दूसरा इसमें जो है डेफिनेशन कहाँ दी गई है, तो BD में दी गई, 2BD में ये डेफिनेशन दी गई है। सेक्शन 2BE फॉरेस्ट राइट की बात कर रहा है। फॉरेस्ट राइट में क्या है कि शैल हैव द मीनिंग असाइंड टू इट इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 of scheduled tribes and other traditional forest dwellers। रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में जो सेक्शन 3 दिया गया है, ये जो एक्ट बताया है इन्होंने, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स का जो एक्ट है 2006 का, इसके अंतर्गत जो मीनिंग है फॉरेस्ट राइट में वही मीनिंग जो है होगा। BE में ये डेफिनेशन दी है इसमें, ठीक है। इसके अलावा जो सेक्शन 2BF है ये मैनुअल स्कैवेंजर की बात कर रहा है। मैनुअल स्कैवेंजर, मैनुअल स्कैवेंजर का मतलब होता है यहाँ पे जो हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी होते हैं उनको बोलते हैं हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी। अब ये कौन होते हैं भाई, पहले अब तो व्यवस्था बदल गई है, लेकिन पहले क्या होता था कि स्पेशली हर गांव में आपको 2 एक लोग ऐसे मिलते थे जो घरों घरों में जाकर के जो आदमी का वेस्टेज होता, जो जो ह्यूमन का वेस्टेज होता, उसको वो अपने हाथ से उठाते थे। तो इस तरीके की जो चीजें थी इसको मना कर दिया, प्रोहिबिट कर दिया गया। किसके अंतर्गत प्रोहिबिट किया गया, प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स and their Rehabilitation Act 2013 के अंतर्गत सेक्शन 2 दिया है, यहाँ पे सेक्शन 2 दिया है प्लस सब सेक्शन 1 दिया है, क्लोज G दिया है, इसके अंतर्गत इसको मना कर दिया गया है। ये आपका सेक्शन 2F था। एक सेकेंड बस, 2G की बात कर लेते हैं। सेक्शन 2G, सेक्शन 2G पब्लिक सर्वेंट की ये बात करें। पब्लिक सर्वेंट का वही मतलब होगा जो सेक्शन 21 इंडियन पेनल कोड में बताया गया है, या फिर जो है इसमें इन्होंने ये भी कह दिया है कि कोई और भी पर्सन हो सकता है जो कि पब्लिक सर्वेंट किसी और लॉ में हो, ठीक है, पहला। दूसरा इसमें ये कह रहे हैं, दूसरा इसमें ये कह रहे हैं कि भाई इसमें पब्लिक सर्वेंट में इंक्लूड हो सकता है कौन, कोई ऑफिशियल कैपेसिटी में सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने उसको पब्लिक सर्वेंट बनाया हो, वो व्यक्ति जो है पब्लिक सर्वेंट कहा जाएगा। इसमें केवल पब्लिक सर्वेंट सेक्शन 21 का ही नहीं होगा, पब्लिक सर्वेंट वो भी होगा जो दूसरे लॉ में है, पब्लिक सर्वेंट वो भी होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको ऑफिशियल कैपेसिटी के अंतर्गत इस तरीके का पर्सन एक्ट करने के लिए कह देता है, ठीक है, वो भी एक पब्लिक सर्वेंट कहा जाएगा। सेक्शन 2C वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, बिकॉज पूरे एक्ट इसी पे ही निर्भर कर रहा है। तो शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स shall have the meanings assigned to them respectively under clause, very important, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको याद रखना है कि ये सेक्शन जो है सॉरी आर्टिकल 366 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लोज 24 एंड 25 में जो मीनिंग दिया गया, जो बताया है वहां पे, वही शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल टाइप्स का मतलब जो है यहाँ होगा, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दिया, हालांकि ये सिलेबस में नहीं है राजस्थान एपीओ के, बट यहाँ तो दिया हुआ है, तो ये इसको इस तरीके से ये कोरिलेट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। ये आउट ऑफ द सिलेबस नहीं कहा जाएगा, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। 2D, सेक्शन 2D, स्पेशल कोर्ट मीन्स द कोर्ट ऑफ सेशन। पहली बात तो स्पेशल कोर्ट का मतलब क्या है, कोर्ट ऑफ सेशन है। स्पेशल कोर्ट का मतलब कोर्ट ऑफ सेशन है, जो कि स्पेसिफाइड है, जिसको क्या स्पेसिफाइड कर रखा है स्पेशल कोर्ट इन सेक्शन 14। स्पेशल कोर्ट उसको स्पेसिफाई कर दिया गया है कहाँ, सेक्शन 14 में, सेक्शन 14 में दिया गया है, ठीक है। सेक्शन 14 में, सेक्शन 14 में हमने एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट की बारे में भी देखा था, और स्पेशल कोर्ट यहाँ भी ये बताया गया है। 2E, सेक्शन 2E, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर means a public prosecutor is specified as a public special public prosecutor और an advocate, दोनों ही है इसमें, एडवोकेट भी इंक्लूड है और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी इंक्लूड है, जो कि सेक्शन 15 में बताया है इन्होंने। तो क्वेश्चंस ये भी बन सकते हैं कि सेक्शन में दिया गया तो सेक्शन 15 में, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहाँ है तो 2E में है, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन कौन आता है तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एन एडवोकेट, बोथ, दोनों ही आते हैं, ठीक। नाउ शेड्यूल की हम बात करते हैं। शेड्यूल, सेक्शन 2E शेड्यूल जो है ये भी 26/1/2016 में अमेंड हुआ, इंसर्ट किया गया, ठीक है। जो शेड्यूल वही होगा जो इसे एक्ट में एक शेड्यूल दिया गया है, ये वही बता रहे, उसका शेड्यूल का मतलब वही है जो इस एक्ट में दिया गया है, जो से इस एक्ट में दिया गया वही शेड्यूल है, ठीक है। सेक्शन 2EB, सेक्शन 2EB सोशल बॉयकॉट, सोशल बॉयकॉट जो है सेक्शन 2EB में बताया है, ठीक है, सोशल बॉयकॉट। अब सोशल बॉयकॉट का क्या मतलब है, सोशल बॉयकॉट का मतलब है मीन्स अ रिफ्यूजल टू परमिट अ पर्सन टू रेंडर टू अदर पर्सन और सर्विस फ्रॉम हिज हिम एनी कस्टमरी सर्विस और टू abstain फ्रॉम सोशल रिलेशंस विद वन would maintain with other person or to isolate him from others। समझिए इसको, ठीक है। यानी कोई ऐसी रूढ़िगत सेवा है या कोई अन्य व्यक्ति को देने के लिए उससे प्राप्त करने के लिए इनकार करते हैं। मान के चलो कोई ऐसी से ऐसा मतलब इस तरीके की कोई सर्विस है, ठीक है, कोई सर्विस दी जा रही है जो कि क्या है, जो कि रूढ़िगत है। रूढ़िगत का मतलब आप समझिए कि एक तरीके से परंपरागत है कोई सर्विस, कस्टमरी सर्विस है, ठीक है। उसको देने से क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं कि नहीं आपको नहीं दी जाएगी, तो सोशल बॉयकॉट कर रहे हैं। अब सोशल बॉयकॉट कैसे कि मान के चलो कुएं से पानी भरने का अधिकार है, ये अधिकार है, आपने मना कर दिया बिकॉज यू आर बिलोंगिंग टू SC कैटेगरी और ST कैटेगरी, दैट्स व्हाई यू कांट टेक द वाटर फ्रॉम द वेल। तो इस ये जो है इस तरीके की जो सर्विसेज हैं, अगर इनसे आपको मना किया जा रहा है तो सोशल बॉयकॉट आपका हो रहा है। जैसे छुआछूत अनटचबिलिटी आर्टिकल 17 की बात करें जो कि प्रोहिबिट कर रखा है उसमें, तो इस तरीके की जो प्रैक्टिसेस हैं ये क्या है, ये सोशल बॉयकॉट है, ठीक है। और एब्सटेन फ्रॉम सोशल रिलेशंस विद वन वुड मेंटेन विद अदर पर्सन और टू आइसोलेट, यानी कि दूसरा इसमें कह रहा है एब्सटेन कर रहे हैं। एब्सटेन का मतलब क्या है, ऐसे सामाजिक संबंधों से क्या कर रहे हैं, आपको मना कर रहे हैं, ठीक है, रहने के लिए जो अन्य व्यक्ति को बनाए रखे जाने के लिए इनकार करता है। यानी कि कुल मिलाकर के ये क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, प्रवृत्त कर रहे हैं किसको, सोशल रिलेशंस को किसी दूसरे के साथ में मेंटेन करने के लिए। तो आपको क्या कर रहे हैं, ये बाइकआउट कर रहे हैं कि भाई आप जो हो, आप 4 लोग हैं जो कि सवर्ण है, आप जो है SC या ST कैटेगरी को, तो आप हम अपने साथ में क्या है रिलेशंस के लिए अलाउ नहीं कर सकते। कुछ इस तरीके से अगर मतलब कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, सोशल बॉयकॉट कर, आइसोलेट हिम फ्रॉम अदर्स। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो दूसरों से बिल्कुल उसको क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं। तो भी ये जो है क्या है, सोशल बॉयकॉट है। तो सोशल बॉयकॉट के आप 3 वर्ड इसमें देख लो, एक तो रिफ्यूज करना, किसी कस्टमरी सर्विस को करने से क्या कर रहे हो, रिफ्यूज कर रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो, रिफ्यूज कर रहे हो, ठीक है। दूसरा क्या कर रहे हो, एब्सटेन कर रहे हो, उसको वो करने नहीं दे रहे हो मतलब किसी के साथ में। थर्ड क्या है, आइसोलेट, आइसोलेट। इन 3 वर्ड पे
जो है सोशल बाइकॉट डिपेंड है। रिफ्यूज, एब्सटेन एंड आइसोलेट, बाद में चीजें वही हैं सब, ठीक है। इसके अलावा नाउ वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 2E। 2E का मतलब है यहाँ पे विक्टिम, ठीक है। विक्टिम यहाँ पे दिया गया, विक्टिम का मतलब बताया गया है 2E में। 2E में जो विक्टिम का मतलब है, इसमें ये कहा गया है कि जो सेक्शन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स है अंडर सेक्शन अंडर क्लोज सी ऑफ सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2, ठीक है, इसके अंतर्गत जो है ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का मतलब बताया गया है। तो वही व्यक्ति आएंगे जो इसके अंतर्गत फॉल कर रहे हैं, जो इसके अंतर्गत फॉल कर रहे हो, यानी कि विक्टिम वही व्यक्ति हो सकता है कि जो कि एससी कैटेगरी से या फिर एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा हो, ठीक है। उसके अगेंस्ट में कोई ऑफेंस हो रहा है तो ही इस जो लॉ है, जो ये एक्ट है, इसके अंतर्गत जो है वो फॉल करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ये केवल केवल उनके फेवर में हो रहा है जो एस सी एस टी है, और उनके अगेंस्ट में हो रहा है जो एस सी एस टी नहीं है। अगर वो ऑफेंस कर रहे हैं एस सी एस टी के अगेंस्ट में तो ये एक्ट अप्लाई होगा। अगर एस सी एस टी जो है वो ऑफेंस कर रहा है उनके अगेंस्ट में, जो दूसरे लोग हैं अदर्स के अगेंस्ट में, तो ये एक्ट जो है अप्लाई नहीं होगा, इसका ये कहना है, ठीक है। विक्टिम इसमें वही हो सकता है। एंड हु हैज सफर्ड और एक्सपीरियंस फिजिकल, mental, psychological, emotional, monetary harm, other harm to his property as to result of the commission of any offense. Commission of any offense. Commission of any offense. Commission of any offense under this act and includes in relatives, legal guardian and legal heirs. ठीक है, तो इसमें जो है लीगल गार्जियन और लीगल हेयर भी इंक्लूड हैं, इस तरीके से देखा जाए तो इसमें, ठीक है। तो ये जो है ये विक्टिम की डेफिनेशन दी गई, इसमें यही बताया गया है कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कि इस एस सी एस टी जो एक्ट है इसके जो सेक्शन 2 क्लोज 1 सबसेक्शन 1 क्लोज सी के अंतर्गत जो है फॉल कर रहा हो। पहला बात, इस अधिनियम के अधीन जो है परिणाम स्वरूप क्या उसको हुआ हो, या तो फिजिकल हार्म हुआ, मेंटल हार्म हुआ, साइकोलॉजिकल हुआ, इमोशनल हुआ, मॉनेटरी हुआ हो, या फिर किसी प्रॉपर्टी को हार्म हुआ हो, तो इसके अंतर्गत वो फॉल करेगा। और इसमें जो है रिलेटिव भी इंक्लूड है, लीगल गार्जियन भी इंक्लूड है, लीगल हेयर्स भी इंक्लूड हैं, ये इसमें कहा गया है। 2D विक्टिम की बात कर रहा है। विक्टिम का मतलब है कोई ऐसा पर्सन, सॉरी विटनेस का मतलब है कोई ऐसा पर्सन जो क्या है कि जो इससे acquainted with the facts and circumstances, जिसको इसके केस की फैक्ट और सर्कमस्टांसेस के बारे में पता हो, और इन पोजीशन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन और हैज नॉलेज नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ investigation, inquiry, or trial of any crime involving an offense under this act, and who is or may be required or to give information or make a statement or produce any document during investigation, inquiry, or trial of such case as and includes a victim of such offense। समझिए इसको, इसमें ये कह रहे हैं कि जो साक्षी है, जो विक्टिम, जो विटनेस है, जो विटनेस है, विक्टिम नहीं विटनेस है, ठीक है। विटनेस से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के अधीन, ठीक है, उसमें क्या है कि अपराध के दौरान जो है किसी अपराध के अन्वेषण, जांच या विचारण के प्रयोजन के लिए और ऐसी तथ्य परिस्थितियों से वो क्या है कि वो परिचित हो, जो परिचित हो, या वो इस तरीके की जानकारी रखता हो, ठीक है, वो इस तरीके की जानकारी या ज्ञान रखता है जो कि विटनेस है, उसको इस तरीके की जानकारी हो, तो वो इसके अंतर्गत फॉल करेगा, पहली बात। दूसरी बात, जब ऐसे मामले में अन्वेषण, जांच और विचारण के दौरान कोई जानकारी देने या करने, कथन करने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित है या अपेक्षित हो सकता है, तो ऐसे व्यक्ति भी जो होंगे वो विटनेस होंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई अपराध से का पीड़ित व्यक्ति सम्मिलित है इसमें, अगर कोई पीड़ित व्यक्ति विक्टिम ऑफ सच ऑफेंस, तो वो भी क्या होगा, वो भी जो है, एक सेकंड, वो भी इसके अंतर्गत जो है फॉल करेगा, ठीक है। लास्ट में डेफिनेशन आती है एफ वाली, 2F की जो डेफिनेशन आती है, इसमें जो मीनिंग होता है वो वही मीनिंग इसमें लिया गया, इंडियन पेनल कोड के बारे में बताया गया।
इंडियन एविडेंस एक्ट है, सीआरपीसी है। इसमें जो मीनिंग यहाँ नहीं दिया गया वहां दिया गया तो वही मतलब होगा। यानी कि अगर आईपीसी एविडेंस और सीआरपीसी में जो डेफिनेशन को वहां बताया गया है, यहाँ वो डेफिनेशन नहीं है, तो उसका वही मीनिंग निकाला जाएगा। 22 सेक्शन 22 की अगर बात करें तो 22 में ये कहा गया है कि इस अधिनियम के उपबंध के प्रति किसी निर्देश का अर्थ किसी ऐसे क्षेत्र के संदर्भ में जिसमें इस अधिनियम का उपबंध प्रवृत्त नहीं, यानी कि जो ये वाला एक्ट है, SC/ST एक्ट है, वो वहां जहां ये एक्ट अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है, ऐसे क्षेत्र में जो है, जो वहां की कोई विधि है तो उसका वही अर्थ निकाला जाएगा। यानी कि वही विधि अप्लाई होगी जो उस एरिया में हो रही है। अगर ये नहीं हो रही, पहली बात तो ये ऑल ओवर इंडिया में हो रही है, तो यही अप्लाई होगी, ना कि कोई दूसरी विधि अप्लाई होगी। ठीक है, तो ये आज की आपकी क्लास थी। डेफिनेशंस पार्ट फिनिश हो गया। मेरे ख्याल में एक दो क्लासेस में पूरा का पूरा एक्ट आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, खत्म हो जाएगा। इसमें हमने ये देख लिया कि डेफिनेशंस में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, किन हमें पॉइंट्स को याद रखना है। ठीक है, बाकी अगर आपको फर्दर डिटेल चाहिए तो मैंने अपना नंबर आपको बता ही दिया है, 8439013376। मेरा नाम पवन सिंह है और आप इस नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। और जो भी कोर्सेज से रिलेटेड आपको कोई क्वारी हो, यूपी का है, बिहार है, या फिर अदर जीएस आपको करना है, कुछ भी इस तरीके के कोर्सेज हैं या टेस्ट सीरीज लेनी है, तो आप इस नंबर पे मुझे जो है एक मैसेज कर सकते हैं, आपको वहां बता दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय, गुड नाइट, जय हिंद।